जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे एमसीक्यू के थ्रू, तो हम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर और इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वो सारे आप रिवीजन के लिए वीडियो बनाए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है तो उनके लिए ये खासकर अच्छा रिवीजन होने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आज जो हम स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जितने भी स्कूल्स हैं, इसमें आपका आइडियलिज्म आ जाएगा, प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा, नेचुरलिज्म आ जाएगा। तो चारों के चारों जो वाद हैं, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, चारों वादों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है उनके लिए एक सूचना ये है कि नोट्स ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में निम्न में से बड़ी भिन्नता कौन सी है? इनमें से क्या अलग है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में? तो ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा, जो आदर्शवाद प्रकृति को ही सत्य के रूप में मानता है। आदर्शवाद प्रकृति को ही सत्य के रूप में मानता है। आदर्शवाद प्रकृति को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानता है तथा गौण स्थान देता है। गौण रूप से संसार है और उक्त में से कोई नहीं। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में जो बड़ी भिन्नता है वो आदर्शवाद प्रकृति को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानता है तथा गौण स्थान देता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी का जन्म हुआ था। पेस्टोलॉजी का जन्म जो है ये 1746 में हुआ था। अगला कोई पेस्टोलॉजी हमारे सिलेबस में है नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का संतुलित विकास है। यह कथन किसका है? अब ये शिक्षा की जो परिभाषा है ये पूछी जा सकती है, ये पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थक माने जाते हैं। कौन है इनमें से जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थक माने जाते हैं? तो पेस्टोलॉजी भी है, हर्बर्ट भी है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, अब हमने कल के ही वीडियो में जो टेक्नोलॉजी वाला वीडियो था, लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें हमने पढ़ा था। फ्रोबेल तो है ही, बाल केंद्रित शिक्षा और खेल विधि वगैरह के लिए। तो उक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का अंश है और उसमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति भी है। यह कथन किसका है? तो मानवता का अंश है और उसमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति भी है। यह कथन आपका पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कमेनियस के अनुसार ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा तथा दैवीय प्रकाशन द्वारा निम्न में से एक प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से क्या प्राप्त? कमेनियस के अनुसार, तो कमेनियस के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने ज्ञान की बात की है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा और दैवीय प्रकाशन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेनियस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में निम्न गुण विद्यमान होते हैं। तो कमेनियस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है सत्य गुण, ईश्वर में विश्वास, सभी गुण विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक के लेखक बहुत फेमस हैं। प्लेटो को हमने डिटेल में पढ़ा है अपने थ्योरी सेक्शन में। तो रिपब्लिक के लेखक आपके प्लेटो हो गया। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो, टैगोर, ये सब हमने डिटेल्स में पढ़े हैं। तो आप लोग आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मुक्ति का साधन है। यह कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी, और ये कथन आपका जो है ये आपका शंकराचार्य का कथन है। ऑप्शन नंबर ए। गुड महोदय के अनुसार पारलौकिक सार्वभौम तत्वों, आकारों तथा विचारों में वास्तविकता निहित है। यह सार किस वाद से संबंधित है? तो गुड महोदय का जो संबंध है इस स्टेटमेंट से आदर्शवाद से है। ऑप्शन नंबर ए। आत्मगत प्रत्ययवाद के अनुसार परम तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो आत्मगत प्रत्ययवाद के अनुसार ये मनस जो है इसका परम तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हेगल के बाद सबसे प्रसिद्ध निरपेक्ष प्रत्ययवाद निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद बहुत फेमस है, लेकिन उसके बाद हेगल के बाद जो प्रसिद्ध निरपेक्ष प्रत्ययवाद है वो आपका एफ.एच. ब्रेडले का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बिशप बर्कले ने निम्नलिखित में से किस प्रत्ययवाद का समर्थन किया है? बिशप बर्कले जो हैं इन्होंने समर्थन किया है आत्मगत प्रत्ययवाद का। ऑप्शन नंबर ए।
आदर्शवादियों ने ज्ञान शास्त्र में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया है? तो आदर्शवादियों ने विशेष जोर दिया है आपका प्रत्यय पर, यानी कॉन्सेप्ट पे। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम एजुकेशन एंड फिलॉसफी जहाँ पर पढ़े थे हम। आइडियलिज्म पद के लिए निम्नलिखित में से कौन से पद उपयुक्त हैं? तो आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवाद हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी निम्नलिखित विचारों विद्वानों विज्ञानों में किन पर अधिक जोर देते हैं? किन विज्ञानों पर आदर्शवादी अधिक जोर देते हैं? तो अधिक जोर देते हैं नियामक विज्ञान पर, सामाजिक विज्ञान पर, उपरोक्त दोनों पर अधिक जोर देते हैं। पिछला क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, आदर्शवाद एक ही शब्द के पर्याय हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? जगत की जो व्याख्याएं हैं आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या जो है उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजनवादी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मवाद के इतिहास में कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो आध्यात्मवाद के इतिहास में जो प्रकार पाए जाते हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आत्मगत प्रत्ययवाद, ये हमने अभी देखा, प्रपंचात्मक प्रत्ययवाद, वस्तुगत प्रत्ययवाद, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आदर्शवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आदर्शवाद जो पद है, तो आदर्शवाद के अंतर्गत हमने पढ़ा था ये मूल्य शास्त्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान सृष्टि में केंद्रीय है? तो सृष्टि में केंद्रीय जड़ तत्व का स्थान केंद्रीय बताया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है, किससे मानव का कल्याण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आदर्शवाद के अकॉर्डिंग करना है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन नंबर सी। आदर्शवादियों का विचार है कि भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, तो भौतिक संसार को ये वास्तविक संसार नहीं मानते हैं, बल्कि मानते हैं कि परलोक ही वास्तविक है। तो अस्थायी एवं नश्वर ये मानते हैं भौतिक संसार की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी क्या हैं? तो आदर्शवादियों का मानना है कि जो हमारे मूल्य और आदर्श होते हैं वो सर्वव्यापी हैं, और अंतिम सत्ता भी मूल्य आदर्श की होती है। आदर्शवादियों की आस्था है, आदर्शवादियों की आस्था किस में है? तो इनकी सत्य में आस्था है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद दर्शन शास्त्र का एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी जड़ें मिलती हैं, जिसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? तो इसकी आदर्शवाद की जड़ें जो है प्राचीन काल में मिलती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह कथन किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कथन आपका प्रतिपादित किया था प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्लेटो ने निम्न पर बल दिया था, तो प्लेटो ने बल दिया था, इनमें से किस पर प्लेटो ने बल दिया था? प्लेटो ने बल दिया था मानव मन पर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सुकरात की विचारधारा थी, तो सुकरात भी आदर्शवादी थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आदर्शवाद के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं, तो आदर्शवाद प्लेटो भी है, कमेनियस भी हैं और एपिस्टोलॉजी भी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए रस्क महोदय ने अपनी पुस्तक फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में निम्न प्रमुख अंतर बताया है। तो कौन सा प्रमुख अंतर बताया है? यह आदर्शवाद से रिलेटेड हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इन्होंने अंतर बताया कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से अधिक व्यापक है तथा आध्यात्म पर बल देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो बातें यहाँ से ध्यान रखनी है, एक तो रस्क महोदय की बुक है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने जो अंतर बताया है वो ये बताया है कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से ज़्यादा व्यापक है तथा आध्यात्म पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है प्रकृतिवाद से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है प्रकृतिवाद का हमारे पास, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन था? तो शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन था? तो सिंपल सा रूसो की देन है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकृतिवाद के जनक ही आपके रूसो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कमेनियस भी हैं, लेकिन एजुकेशन में रूसो का ज़्यादा योगदान है, तो रूसो को ही प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है, तो रूसो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? तो शिक्षक का योगदान जो है प्रकृतिवादी बताते हैं कि एक माली के समान है, कि माली का काम केवल उनका संरक्षण करना है, बच्चों का केवल संरक्षण करना है, बाकी ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का काम माली का नहीं है एक तरह से।
शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? शिक्षा में प्रकृतिवाद के, ये प्रकृतिवाद के ही रूप हैं। भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद, जैविकीय प्रकृतिवाद, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? प्रकृतिवाद में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्म शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? तो अनुशासन के संबंध में ये सीधे बोलते हैं कि प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, तो प्राकृतिक परिणामों से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये प्रकृतिवाद की ही देन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान प्रकृतिवाद का ही शिशु है, यह कथन किसका है? यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान प्रकृतिवाद का ही शिशु है, यह स्टेटमेंट जो है आपकी, ये स्टेटमेंट आपका डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लीजिए किसी पेपर पर, तो ये आपको काम आने वाली हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा, ये रूसो का स्टेटमेंट है। अगला देखिए, प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग किया, तो अगर सर्वप्रथम प्रयोग किया तो बेकन और कमेनियस आपको आंसर करने हैं, कमेनियस और बेकन। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रकृतिवाद को प्रयोग में लाया तो वो रूसो हैं, तो रूसो को इसीलिए प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृतिवादी अनुशासन के किस रूप के समर्थक हैं? तो अनुशासन के किस रूप को प्रकृतिवादी मानते हैं? तो ये मानते हैं आपका प्रभावात्मक अनुशासन, दंडात्मक नहीं मानते हैं, बाकी तो ये गलती हो गई। सरल तथा सादा जीवन जो प्रकृति के निकट व्यतीत किया जाता है सबसे उत्तम जीवन है, तो ये स्टेटमेंट हमने जब हम रूसो से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी। थॉमस हॉब्स का नाम दर्शन के निम्न संप्रदाय में आता है। थॉमस हॉब्स जो हैं बहुत फेमस एक तरह से राजनीतिक विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं अपने में, तो इनका जो सही उत्तर है ये, इनका संबंध भी प्रकृतिवाद से है। अगला क्वेश्चन, थेल्स ने चरम सत्य के दर्शन प्रकृति में किए थे अतः वह कहलाए। थेल्स क्या कहलाए? इसलिए वो प्रकृतिवादी कहलाए क्योंकि चरम सत्य के दर्शन प्रकृति में किए थे उन्होंने। प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन थेल्स ने किया था, जो सर्वप्रथम प्रतिपादन थेल्स ने किया था, तो थेल्स क्या थे एक तरह से? तो थेल्स जो थे आपके, ये एशिया माइनर के तटीय नगर का एक निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद निम्न को किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं देता है। तो प्रकृति को तो महत्व देता है, किसको कोई महत्व नहीं देता है? तो आध्यात्म को ये कोई महत्व नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में बिल्कुल स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध रूप से निम्न विचारधारा पर केंद्रित है। प्रकृतिवाद जो है शुद्ध रूप से किस विचारधारा पर केंद्रित है? तो ये आपका वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आंतरिक विकास है न कि बाहर से कुछ प्राप्त किया हुआ, यह कथन किसका है? ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, और ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी। तो शिक्षण विधियां हमने रूसो की पढ़ी हैं, आपको याद आ रहा होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो रूसो के द्वारा, देखिए पुस्तकीय ज्ञान तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो प्रकृतिवाद की देन है क्रिया द्वारा करके सीखना, एक तरह से इनकी देन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक शिक्षा देन है। नकारात्मक शिक्षा किसकी देन है? तो नकारात्मक शिक्षा आपकी देन है रूसो की। ऑप्शन नंबर ए। निषेधात्मक शिक्षा, जो ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, निषेधात्मक शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका रूसो का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा, रूसो का कथन है ये भी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो का जन्म कब हुआ था? तो रूसो क्योंकि फेमस प्रकृतिवादी हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था ये, तो 1712 में रूसो का जन्म हुआ था। एमील है ये, मोल छप गया ये। एमील नामक पुस्तक जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान रखती है, तो एमील एंड एंजल्स, एमील हो गया, कौन इनके लेखक हैं? तो ये रूसो की पुस्तक हैं, बार बार रिवाइज हो गया है आपका।
रूसो प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने वाले विचारक थे, अतः उन्हें प्रकृतिवादी ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दिया है, बिल्कुल बहुत महत्व दिया है उन्होंने प्रकृति को। दूसरा, समाज को संपूर्ण दोषों की जड़ माना, ये भी सही है, प्रकृति ही जीवन की सत्ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये सारे कथन सही हैं। प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से श्रेष्ठ होते हैं। अगेन ये विचारधारा किसकी थी, तो ये विचारधारा भी आपकी रूसो की हो गई, ऑप्शन नंबर ए। प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है, तो प्रकृतिवाद जो है शिक्षा में किस पर जोर देता है, इनमें से मनोविज्ञान पर जोर देता है कि बालक स्वयं की रुचि योग्यता के अनुसार सीखे। हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही वह कार्य है जो शिक्षा को पूरा करना चाहिए। तो अगेन एक और स्टेटमेंट है आपके सामने, ये स्टेटमेंट आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है, तो खेल प्रणाली किसका आविष्कार है एक तरह से, तो ये प्रकृतिवाद का ही आविष्कार माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु अच्छी है जैसे कि वह प्रकृति से लेखक के पास आती है, परंतु मानव के हाथ में आकर प्रत्येक वस्तु पतित हो जाती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन भी आपका रूसो का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो स्कूल ऑफ थॉट्स है या स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो प्रैग्मेटिज्म है। प्रयोजनवाद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, निम्न पुस्तकों में से जॉन ड्यूवी की लिखित पुस्तक कौन सी है, तो ये सारी जॉन ड्यूवी की हैं, द स्कूल एंड द सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सारी बुक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है और अनुभव के लिए होती है, ये अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी जॉन ड्यूवी का है, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था, तो अगस्त काम्टे का संबंध है प्रयोजनवाद से। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1926 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवादी अगस्त काम्टे का नहीं 1698 में इनका जन्म हुआ था। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो मानविकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कला, ये सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जॉन डीबी किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है, तो प्रयोजनवाद के रूप हैं, जैविकीय प्रयोजनवाद उसमें से है आपका, समाजशास्त्रीय, तो किस रूप का समर्थन जो है जॉन डीबी करते हैं, तो ये जैविकीय प्रयोजनवाद का समर्थन करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन में क्या दोष है, दोष बताना है, इनमें क्या दोष है एक तरह से, तो जैविकीय पक्षपात करते हैं, परिवर्तनीय सत्य को ये परिवर्तनशील मानते हैं, उद्देश्य की कमी है इनमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा। परिणाम देने वाले कार्यों को करने से और एक सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण विधि से करने से एक विशेष प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये आपका जॉन डीवी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ आप इम्पोर्टेंट है सारे, ये तो आप नोट कर लीजिए, कुछ फैक्ट भी आप नोट, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट करते हुए चलिए। शिष्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा लक्ष्यों का समर्थन कौन करते हैं, तो इनमें से जो शिष्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा, ऐसे लक्ष्यों का समर्थन आपका प्रयोजनवादी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। FCS सेलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था, जो सेलर हैं, सेलर का जो प्रयोजनवाद था आपका, ये आपका मानववादी प्रयोजनवाद था। प्रयोजनवादियों के अनुसार विभिन्न विषयों और क्रियाओं का होना चाहिए, विभिन्न विषयों और क्रियाओं का ये एकीकरण की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी, सत्य की खोज के लिए प्रयोजनवादियों ने जो माध्यम बताए हैं वो अनुभव द्वारा सत्य की खोज करने का माध्यम बताया है। प्रयोजनवादी इस अनुशासन को महत्व देते हैं, किस तरह के अनुशासन को ये महत्व देते हैं प्रयोजनवादी, तो ये जो है आपका सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। प्रयोजनवादी मन तथा पदार्थ को स्वीकार करते हैं, मन और पदार्थ को एक ही या अलग या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों के रूप में ये स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजनवाद उस नए आदर्श का प्रथम चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न करेगा, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका रस्क का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं, विद्यालय को प्रयोजनवादियों ने प्रयोगशाला माना है। दैवी शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं था, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो दैवी शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं करते थे, तो ये थे आपके जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है,
द स्कूल एंड द चाइल्ड तथा हाउ वी थिंक, द स्कूल एंड द चाइल्ड और हाउ वी थिंक नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये आपके जॉन डीवी हो गए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांसिस बेकन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन इसका जो सही आंसर है आपका ये 1626 है। ड्यूबी पाठ्यक्रम में निम्न गुण को विशेष महत्व देते हैं। कौन से गुण को पाठ्यक्रम में ये महत्व देते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लचीलापन, के पाठ्यक्रम भी समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से अनुभवों का नव निर्माण और पुनर्संगठन करती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी, ये भी जॉन डीवी की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विचारधाराओं में डीवी के विचार कौन से हैं? इनमें से पहचानना है आपको कि जॉन डीवी का विचार कौन सा है। तो जॉन डीवी के अगर विचार की बात की जाए यहाँ पर, तो मन स्थायी नहीं है, परम सत्य का दिग्दर्शन मानव द्वारा ही संभव है, पूर्व निश्चित सत्य मूल्य में विश्वास ये नहीं रखते हैं। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। प्रयोजनवाद के प्रवर्तकों में से एक हैं, तो एक ही चुनना है, तो आपका जॉन डीवी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के दार्शनिकों में जो प्रयोजनवादी कहे जाते हैं उनमें से प्रमुख हैं। ये अमेरिका के दार्शनिकों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स भी हैं, जॉन डीवी भी हैं और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स भी हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जॉन डीवी का जन्म किस सन में हुआ था? तो डीवी से रिलेटेड भी हमने पिछले वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस किए, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1859 में। जॉन डीवी महोदय का जन्म बारमांट के निम्न नगर में हुआ था। तो बारमांट के बर्लिंगटन नगर में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा लास्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो रियलिज्म है, यथार्थवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी वस्तुएं यथार्थ के सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में हैं, यह विचारधारा है। तो ये हर्बर्ट की विचारधारा है, ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक महोदय का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस एक्विनास को यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? थॉमस एक्विनास जो हैं ये इम्पोर्टेंट फिलोसफर हुए हैं और ये पॉलिटिकल थिंकर भी हैं आपके थॉमस एक्विनास, और बहुत फेमस हैं, वेस्टर्न हैं ये। तो इनको यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? क्योंकि पदार्थ की वास्तविकता के विश्वास के कारण इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने मस्तिष्क को माना है। मस्तिष्क को जॉन लॉक ने क्या माना है? तो एक कोरी पटिया या स्लेट के रूप में माना है जॉन लॉक ने, तो ये ध्यान रख सकते हैं। समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांतकार बोल सकते हैं या फिर प्रतिपादक बोल सकते हैं, कौन से हैं इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं, जॉर्ज सांटायाना, आर्थर वो लवजॉय और ड्रोइन ड्रैक, ये सभी हैं इसके। सरल यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित में से क्या हैं? सरल यथार्थवाद की मान्यताएं बतानी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र है, ये भी है, वस्तु में अपने गुण होते हैं, वस्तु ज्ञान से अप्रभावित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन विचारक नव्य यथार्थवादी कहलाते हैं? इनमें से बताना है नव्य यथार्थवादी कौन है। तो बर्ट्रैंड रसेल, जेई मूर, ईवी होल्ट, ये सभी जो हैं नव्य यथार्थवादी हैं। सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? तो सरल यथार्थवाद जो है आपका, ये सत्य के सिद्धांतों में अनुकूलतावादी सिद्धांत को मानता है। अगला क्वेश्चन, समीक्षात्मक यथार्थवाद पर निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिनिधित्ववाद का तर्क जो है इस पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है? तो ये आपका नहीं मानता है वस्तु का अस्तित्व, ये सभी को नहीं मानता है, प्राथमिक गुण, सरल विचार। जॉन लॉक का जन्म पूछ लिया गया है, तो जॉन लॉक का जन्म जो हुआ था ये आपका 1632 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में, अब ये बताना माना जाता है या हुआ है, कंफर्मेशन है, तो क्या कह सकते हैं? तो अरस्तु का जन्म हुआ था आपका 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु विद्यार्थी था, अरस्तु किसका विद्यार्थी था? तो ये प्लेटो का विद्यार्थी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यथार्थवादी विचारधारा के जनक जाने जाते हैं। तो यथार्थवादी विचारधारा के जनक के रूप में वर्तमान
एक तरह से समय में जो जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका व्हाइट हेड तथा रसेल हो गया, बर्ट्रैंड रसेल। यथार्थवाद के मुख्य प्रतिपादक हैं। अब मुख्य प्रतिपादक की अगर बात की जाए इनमें से, तो ये हैं अरस्तु हो गया, जॉन लॉक हो गया, हर्बर्ट हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संसार में जो कुछ निम्नहीन पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है। यही चित्रण करना निम्न का कर्तव्य एवं दर्शन है। तो यही चित्रण करना जो है यथार्थवाद का कर्तव्य भी है और दर्शन भी है, कि संसार में जो कुछ निम्न है, हीन है, पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है। ये यथार्थवाद का हो गया। जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसका अध्ययन करना ही निम्न का उत्तरदायित्व है। जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसी का अध्ययन करना यथार्थवाद का उत्तरदायित्व है। हमारे अनुभव करने का वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कौन सा दर्शन है। अभी हम यथार्थवाद पढ़ रहे हैं तो आप लोग आसानी से यथार्थवाद आंसर कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए स्टेटमेंट को आप, मैं जब भी बोल रहा हूँ स्टेटमेंट सारी आपको नोट कर लेनी है और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। विद्यालय मनुष्यों के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान है, यह विचार किसका है। तो ये जो विचार है आपका, यह आपका कमेनियस का विचार है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान महान है किंतु बुद्धि जो इस ज्ञान की खोज करती है उससे भी उच्च है। यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगेन नोट कर लीजिए। तो ज्ञान तो महान है किंतु जो बुद्धि है वो जो इस ज्ञान की खोज करती है, तो बुद्धि जो है ज्ञान से भी ज़्यादा महान है। कहने का तात्पर्य ये है। ये स्टेटमेंट आपका बर्ट्रैंड रसल का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया था। तो आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन किसने उपस्थित किया था। तो आदर्शवाद का खंडन उपस्थित किया था आपका जी.ई. मूर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूर ने आदर्शवाद का खंडन निम्नलिखित में से किसके खंडन के आधार पर किया था। तो मूर ने खंडन करने के लिए सत्ता दृष्टता के आधार पर किया था। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है। यथार्थवादी लक्ष्य, शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य होगा आपका आनंदमय और संकल्पित जीवन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूर ने अपने सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका विरोध किया है। तो मूर ने जो विरोध किया है वो क्या है, ब्रिटिश अनुभववाद का भी किया, निरपेक्षवाद, परात्परवाद का भी किया, सभी का विरोध इन्होंने किया था। यथार्थवादी शिक्षा किस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है, शिक्षक पर या विद्यार्थी पर। तो ये विद्यार्थी पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा शास्त्री बेकन किस वर्ग में आता है। तो बेकन जो है आपके, ये भी यथार्थवादी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू ज्ञान का विषय हैं, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है। तो ये सिद्धांत किसका है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया जाए, ये जो है नव्य यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म जो है उसका ये स्टेटमेंट है आपका। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है। सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, यह स्टेटमेंट आपका सरल यथार्थवाद का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद आध्यात्मवाद से निम्नलिखित किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से भिन्न है। तो यथार्थवाद आध्यात्मवाद बोल सकते हैं या आदर्शवाद से किन क्षेत्रों में एक तरह से भिन्न है। तो ये प्रमाण शास्त्र में भिन्न है आपका। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं। यथार्थवाद के सिद्धांत बताने हैं। तो वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र है, गुण वस्तु में सभी गुण जो है वस्तु में ही निहित होते हैं, ये बताया था इन्होंने। वस्तुएं जो होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने लगभग 30 ईच हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, लगभग 120 के अराउंड ये क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।